हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग पढ़ रहे थे और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर अरिहंत की जो बुक आती है मार्केट में, जिसको आपके स्कूल कोचिंग वाले रिकमेंड करते हैं, उसको हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पूरी बुक मैंने सॉल्व करवाई है। इसके बाहर से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आएगा। और हाँ, अब तक जो हमारी लाइव सेशंस चल रहे थे, ये सारी की सारी लेक्चर्स लाइव के हैं, क्योंकि तो उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ा सा डालूंगा ताकि थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की बेटर हो सके। तो इसलिए ये चेंजेस हमने किए हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। और हाँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लेक्चर पे, वो बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.25 और 1.5 कर इसको देखिएगा, तो आपकी क्लास थोड़ी सी स्मूथ चलेगी। चलिए क्लास शुरू करें। देख भाई क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंडक्शन करंट। तो एक बार ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करिएगा। हम बताते हैं वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो एक साइंटिस्ट आए थे फेराडे। फेराडे ने क्या कहा था कि फेराडे ने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या बोला? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक। लेकिन एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल का, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? तो हाँ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो अब तक दो चीजों से प्रोड्यूस हो रही थी। एक तो या तो मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रही थी, या तो करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस हो रही थी, या मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पे एक करंट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। उसी करंट का नाम क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका मेन सोर्स कौन है? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? द करंट induced due to time varying electric field is known as what? Displacement current। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। चलो, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे इसका? तो इसको लिखते हैं आईडी से, और आईडी इज इक्वल्स टू होता है अपसैलन नॉट डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। आगे क्या पूछा है इसमें? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। क्लियर है ये बात? तो हम लिख सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट डिपेंड ऑन डीई बाई डी टी और रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। बट कंडक्शन करंट डिपेंड अपॉन डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या अक्रॉस वायर। तो बेसिकली जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से आती है। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा है, पढ़िए और एक बार ट्राई करिए। आइडेंटिफाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength range is from about 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 8। देखो, इसको करने के लिए कुछ बातें पहले तो आपको पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है उसको हम बता रहे हैं आपको, समझिएगा। जी एक्स यूवी आई एम आर, इमरान की, जहां जो वी होता है उसको पढ़ते हैं विजिबल रेज। और विजिबल रेज जो होती है, आर के साइड आर रहेगा, आर के साइड क्या रहेगा? आर रहेगा। और ये बन जाएगा विबिग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो विबिग्योर में
जो आर होती है उसकी वेवलेंथ होती है 8000 एंगस्ट्रॉम और वॉलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसके 4000 के जो पहले आते हैं वो आती है सारी की सारी अल्ट्रा वॉलेट में। एक्सरे जो होती है बच्चे उसकी 0.01 और 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है क्या? एक्सरे। और 0.01 एंगस्ट्रॉम से जो नीचे होती है वो सारी की सारी हो जाती हैं फिर गामा रेस। क्लियर? और अगर हम इधर बात करें, रेड वाले के ऊपर की बात करें, तो 8000 के ऊपर जो होती है वो इंफ्रारेड, फिर उसके ऊपर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 टू दी पावर -12 से 10 टू दी पावर -8। तो इसको लिखोगे क्या, जरा देखो, समझो जरा। 10 टू दी पावर -12 को आप लिख सकते हो 10 टू दी पावर -10 इंटू 10 टू दी पावर -2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? चलो ठीक है। 10 टू दी पावर -10 को लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, लिखेंगे, और 10 टू दी पावर -2 को लिख सकते हो 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो 10 की पावर -12 का मतलब हो गया 0.01 एंगस्ट्रॉम। ठीक। और दूसरा क्या लिखा था, 10 टू दी पावर -8। तो 10 टू दी पावर -8 को क्या लिखोगे, 10 की पावर -10 इंटू, अब इसमें कितने से ऐड करें कि -8 आ जाए, तो 10 की पावर 2 ऐड कर दें, कितना आ गया, 100 एंगस्ट्रॉम। भाई ये बन गया एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्रॉम। तो 10 की पावर 2 हो गया आपका 100 एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेंज आ रही है ये किसकी है, ये है हमारी एक्सरे की। तो इसका मतलब जो पहले का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी ट्राई करना, देखो लगता है कि नहीं लगता आपसे। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। गामा रेज एंड रेडियो वेव्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि गामा रेज और रेडियो वेव्स की वेलोसिटी का रेशियो बताइए। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे स्पेक्ट्रम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, मतलब सबकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। क्लियर? चलो ठीक है। तो गामा रेज और यहां वेलोसिटी सेम दी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम इन टर्म ऑफ देयर ओरिजिन एंड मेन एप्लीकेशन। तो गामा रेज कहां यूज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो अगर हम बात करें गामा रेज की, तो बच्चे गामा रेज जो होती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रोड्यूस हो जाएंगी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, बाय न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है? और यूजेस क्या है, तो गामा रेज का जो मेन यूज होता है वो कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं क्या, कैंसर ट्रीटमेंट, और कुछ कंट्रीज के लिए एटम बॉम्ब। ये भी तो इसका एक यूज ही है भाई, इसी की हेल्प से तो अमेरिका ने जापान को झुकाया था। चलो आगे बढ़े। एंड रेडियो वेव्स के बारे में पूछा है, तो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होंगी, बोलो, ट्राई करो। रेडियो वेव बाई ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एंड प्रोड्यूस टेलीकम्युनिकेशन टेलीविजन्स। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। कंपेयर द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एब्सॉर्ब बाय अर्थ सरफेस एंड रेडिएशन री रेडिएट बाय द अर्थ। तो जो हमारी अर्थ एब्सॉर्ब करती है, अर्थ एब्सॉर्ब्ड, तो अर्थ पे जब लाइट आ रही होती है तो किस फॉर्म में होती है, तो जो लाइट आ रही होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यूवी रेज बोले तो, या फिर विजिबल कैटेगरी की होती है। तो हमारे पास दो आती हैं, कि यूवी आती है और दूसरा विजिबल आ रही होती है। क्लियर? लेकिन जब जा रही होती है तो कुछ एनर्जी हमारी अर्थ एब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ एनर्जी ही रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही होती है। तो कहने का मतलब है जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है उसी की वजह से टेम्परेचर अर्थ सरफेस का थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमारी बॉडी है,
हमारी बॉडी पे जब कहीं से एनर्जी पड़ती है तो क्या होता है, बेसिकली एनर्जी वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो एनर्जी यूज हो गई ना, तो इसका मतलब देखा जाए कुछ एनर्जी ही रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो हमारी रेडिएट हो रही होती है एनर्जी, या री रेडिएट, ये कौन सी हो रही होती है? ये इंफ्रारेड हो रही होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्या पूछा है? टेनिंग इफेक्ट प्रोड्यूसेस ऑन स्किन बाय यूवी रेडिएशन। सही बात है। हमारी जब यूवी रेडिएशन हमारे शरीर पे डायरेक्ट पड़ती है तो टेनिंग इफेक्ट, थोड़ा सा खिंचाव, खुजली, जलन, ये सब महसूस होती है। ठीक है, डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड दैट कमिंग थ्रू अ ग्लास विंडो। देखिए, जब ग्लास विंडो से पास होके लाइट हम तक पहुंचेगी, तो आफ्टर आफ्टर पासिंग फ्रॉम ग्लास विंडो, most of energy absorbed by the absorbed by glass window, so our skin does not tanning effect, मतलब हमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्लास विंडो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है ना? एंड दैट्स वाई नो टेनिंग इफेक्ट ऑन स्किन। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। बेटा ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको लिखा रहे हैं, इसको आप खुद से भी लिखिए, सुन सुन के लिखिए। राइटिंग समझ में आ रही है? क्योंकि मैं राइटिंग समझाने अगर मैं बैठूंगा ना, मतलब राइटिंग बनाने बैठूंगा, तो टाइम लगेगा पहली चीज तो, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नंबर एक। नंबर दो बात, अगर मैं यहाँ पीपीटी बना के लेके आऊंगा कि पीपीटी बना है, मैं देख के पढ़ दूं, ठीक है, मैं बता दूं ये होता है, ये होता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मुझ में और बाकी टीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। मैं देखता हूं कि सारे टीचर्स पीपीटी बना के लेके आते हैं, बोर्ड पे लाते हैं, पढ़ देते हैं, रीडिंग कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो बुक्स अवेलेबल है बच्चे के हाथ में भी, तो उसे समझ में कैसे आ रहा है? तो जब तक हम लोग हाथ से खुद से नहीं लिख के दिखाएंगे, जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग्स में बोर्ड पे लिखते हैं ना बकायदा, तब ना बच्चों को समझ में आ रहा होता है कायदे से, तब ना वो इंटरेक्ट हो पाते हैं टीचर से, फील कर पाते हैं टीचर्स को, कि जब टीचर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही तो मेन रीजन है। तो इसी वजह से बच्चे हम आपसे कहेंगे कि प्लीज हो सके तो आप, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखो। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई करो। हाउ इज द इक्वेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाइड? एम्पियर सर्किटल लॉ मॉडिफाई किया था, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, कोई बताएगा क्या होता है? इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये आपका था एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर? लेकिन मॉडिफिकेशन क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ आई इज इक्वल्स टू आई डी प्लस आई सी, जहां आई सी था आपका कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, और आईडी था आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो ठीक है। तो अगर आई था आपका कंडक्शन और आईडी था डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई। बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखा रहा है, अपॉन dt। उठा के रख दो, तो रखेंगे तो यहां से आई इज इक्वल्स टू कितना बन गया बच्चे? आई सी प्लस अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। उठा के इसको पुट कर देंगे इन फैराडेज लॉ, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस अपसाइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज द व्हाट? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल भाई। चलो आगे बढ़े।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है हाउ हाउ जो कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं ऑसिलेटिंग चार्ज से, तो इसको समझिएगा जरा ताकि पेपर में आप इसकी कहानी लिख के आ सके। ऑसिलेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस, जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो बेसिकली वो मूव कर रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है तो कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्लियर, एंड दैट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। क्या बोला मैंने? एन ऑसिलेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस electric field. Now both magnetic and electric field can produce electromagnetic wave. Now both electric field vector and magnetic field vector combine and produce कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हुई? ऑसिलेटिंग चार्ज ने प्रोड्यूस की मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ कंबाइंडली फॉर्म्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? जो सोर्स है किसका? भाई ईएम वेव का जो सोर्स है वो कौन है? काइनेटिक एनर्जी। भाई ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है तेजी से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तभी तो वो ऑसिलेट कर पा रहा है। भाई मोशन में है कि नहीं है? अगर मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। द एनर्जी विच पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो दैट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? मतलब these energy of the energy of electromagnetic wave coming from the kinetic energy of oscillation. Is it clear? बोलिए, इसको जरूर लीजिएगा, नहीं लिखोगे तो कहानी गड़बड़ा जाएगी मामला, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। चल भाई अगला ट्राई कर। क्या पूछ रहा है देखो, कैपेसिटर मेड ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ईच ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी, ठीक है, चार्ज्ड बाय एक्सटर्नल डीसी सोर्स, ठीक है, डीसी सोर्स बोला है। शो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम एज द चार्जिंग द कैपेसिटर। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली अपने को बताना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम रहती है ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो इसको याद भी रखना। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द डिस्प्लेसमेंट करंट बिकम इक्वल टू इट्स कंडक्शन करंट, ठीक है। इसको नोट डाल के लिख लो कहीं पे। क्या? इसको भी हम फाइनली लिखा देंगे, पहले इसको समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग कंडीशन की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बच्चे? क्यू बाई ए होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक। नाउ ई विल बी इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू अपसाइलन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? तो क्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू अपसाइलन नॉट। ये क्या लिखा हुआ है? E into A is called what? तो E into A is called flux. E into A is called flux. This is the electric field. Electric field. This is the area. What is the flux?
द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, तो यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां पे ई डॉट ए की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। तो कौन सा फ्लक्स आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। ठीक, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू अपसेलन नॉट इंटू फाई ई। डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहां से आ गया dq बाई डी टी इज इक्वल्स टू अपसेलन नॉट, भाई ऐसे तो हालांकि d बाई डी टी अपसेलन नॉट इंटू फाई ई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपसेलन नॉट आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dq बाई डी टी को पढ़ेंगे i, अपसेलन नॉट बाहर आया और अंदर क्या बच गया, डी फाई ई बाई डी टी, और इसको हम पूरे को पढ़ते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से क्या आ गया, ये आईडी आ गया और ये क्या है, आईसी है। तो हेंस प्रूफ्ड। और इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा जो आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में भी आपके काम आ सकती है, क्या, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आईडी इक्वल्स टू आईसी, डिस्प्लेसमेंट करंट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, कंडक्शन करंट। ये याद रखेंगे किसमें, ड्यूरिंग चार्जिंग। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, चलो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या लिखा है, Why are infrared waves often called heat wave? हीट वेव बेसिकली क्यों बोलते हैं इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड वेव्स। तो when we absorb infrared wave, when body absorbed infrared wave, the temperature of body will increase so that it is called हीट वेव। हीट वेव, हीट वेव बेसिकली होती क्या है, वो वेव जैसे हम लोग कहते नहीं है कि हीट वेव चल रही है, जब मई जून में लू चल रही होती है बेसिकली, तो हम कहते हैं हीट वेव आ रही है। तो हीट वेव क्या है कि जब वो आके चेहरे से टकराती है ना, तो ऐसा लगता है कि गरम गरम हवा थप्पड़ मार रही है। कभी आप बाइक से चलो अगर रोड पे, तो जब कस के हवा मुंह पे लग रही होती है एकदम तेजी से, दोपहर में 2 बजे आप चल चलाती गर्मी में बाहर तेजी से जब जा रहे हो और हीट वेव चल रही होती है, तो लू चल रही होती है, हिंदी में बोलते हैं लू चल रही है, तो भयंकर थप 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 थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहे होते हैं बेसिकली, तो उसे कहते हैं हीट वेव। उससे हमारा चेहरा गर्म हो जाता है, हम लोग खुद हाथ से छू देखे लगता है यार 104 डिग्री बुखार चढ़ गया है, ऐसा लगेगा, है कि नहीं। एकदम दिमाग खराब हो जाता है उस केस में, बाहर निकलने का मन नहीं करता है, चपचिपी गर्मी एकदम अलग रहती है उसमें। तो दैट्स कॉल्ड हीट वेव। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांस वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। मोमेंटम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वही फॉर्मूला था अपना जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था बेसिकली। तो वेवलेंथ जो होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन पी, तो यहां से p इज इक्वल्स टू हो गया h अपॉन लैम्डा, वेयर p इज द मोमेंटम एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो भैया 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, पेपर में आएंगे तो छोड़ना नहीं है ना, पेपर में आएंगे तो नंबर दे के जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्या लिखा है, 2018 का क्वेश्चन है ये, गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन्ड इन न्यूक्लियर। दो देखिए, न्यूक्लियर डिस्टिग्नेशन मतलब फ्यूजन फ्यूजन हो रही है, और फिजन रिएक्शन अगर हो रही है तो बेसिकली वहां से गामा रेस प्रोड्यूस हो रही होंगी, और गामा रेस किस काम आएंगी, तो वन यूज बोला है कैंसर ट्रीटमेंट।
कैंसर ट्रीटमेंट। देखो भाई, बार बार अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करते रहोगे ना, तो आपको खुद तैयार होगा, मुंह से आवाज पुट 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 पुट, आप तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन देखोगे नहीं कि आपकी पेन भागेगी आंसर लिखने के लिए। चलो आगे बढ़ो। गिव वन एग्जांपल ईच टू इलस्ट्रेट द सिचुएशन वेयर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, ओनली कंडक्शन करंट बट नो डिस्प्लेसमेंट करंट। गिव वन एग्जांपल ईच। देखो भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां होती है और कंडक्शन करंट कहां होती है, तो समझना जरा। अगर हम कैपेसिटर को ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर हम दो सरफेस बनाएं, एक सरफेस अंदर और एक सरफेस बाहर, ठीक है, तो सरफेस S1 सरफेस S2, और ये हो गई हमारी वायर। तो वायर में जो करंट रहेगी, करंट इन वायर, वो हमारी क्या रहेगी, वो हमारी रहेगी कंडक्शन करंट। कौन सी करंट? कंडक्शन करंट। और जो बिटवीन द प्लेट्स होंगी, मतलब बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, करंट बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, वो आपकी क्या होगी बच्चे? वो आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? नंबर एक बात। नंबर दो बात, वेयर डी ई बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो आई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आई सी इज इक्वल टू जीरो। कंडक्शन करंट वहां जीरो होगी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां जीरो नहीं होगी। बट अगर डीई बाई डी टी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो है, तो इंडक्शन करंट जीरो होगी और आईसी वहां पे नॉट इक्वल टू जीरो होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या पूछा है? हाउ डज ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, देखो रिपीट हो रहा है। तो पहले का आंसर क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से फिर समझो। ऑसिलेटिंग, याद करो क्या बताया था, ऑसिलेटिंग charges can produce what? Magnetic field, and magnetic field can produce electric field, and both can produce electromagnetic wave। याद आया? फिर क्या है? sketch a symmetric diagram dissipating oscillation electric and magnetic field of EM wave propagating along positive z direction। तो EM वेव जो है वो z डायरेक्शन में जा रही है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन। तो ये जो आपको फिगर ड्रॉ करना है, बेसिकली वो क्या करना है उसको समझो। ये आपकी एक हो गई ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ये प्लेन है जो, ये आपका z एक्सिस हो गया। बच्चे इसको आप किताब से देख के बना देना। बेसिकली तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और तीनों के तीनों ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली बना पाना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो ये 3D फिगर है। बेसिकली एक जो आपकी होती है वो इधर चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एक चल रही है क्या, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो आगे पीछे जेड डायरेक्शन में, आगे आगे पीछे, इस तरीके से वो चलेगी। आई बात समझ में? तो ये इसका फिगर होता है। ये आपको थोड़ा सा किताब से देख के एक बार बना लीजिएगा इसको प्रॉपर। मैं पीपीटी में ऐड नहीं किया था इसको एक्चुअल में, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी। वैसे हालांकि इसको बनाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि कॉपी में आप नहीं बना सकते इसको। थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, ये एक वेव हो गई। बेटा इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड? तो अभी अभी हमने कहा
बाय द ऑसिलेशन ऑफ, या फिर आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल. How do you convince yourself that electromagnetic wave carries energy and momentum? ठीक है, तो moving charge have momentum, and according to de Broglie वेव, डी ब्रॉगली वेव ने क्या बोला था, याद करिए कि इफ अ पार्टिकल शोज नहीं, व्हेन वेव नेचर शोज पार्टिकल नेचर, वेव शोज पार्टिकल नेचर, देन पार्टिकल also have a wave nature of wavelength lambda is equals to h upon p. So this is the wavelength of the particle, wavelength, और this is the momentum. बोलिए, क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलो अगला देखें. नेक्स्ट देखो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फटाफट लिख लो. सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जी एक्स यूवी आई एम आर की. लेफ्ट से राइट जाएंगे, वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी और एनर्जी डिक्रीज करेगी. अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ. सबसे ज्यादा जो होगी वो सबसे पहले होगी और सबसे कम सबसे बाद में होगी. तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है रेडियो वेव की, रेडियो वेव नहीं है, माइक्रोवेव है. तो सबसे पहले हो गया माइक्रोवेव, फिर उससे कम किसकी है, उससे कम है इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड. फिर उससे कम कौन है, अल्ट्रावायलेट. फिर उससे कम कौन है, गामा रेस. कोई दिक्कत नहीं, राइट वन यूज ऑफ एनी टू ऑफ देम. तो वन यूज लिखना है, गामा का हो गया कैंसर ट्रीटमेंट. गामा का तो आपने याद कर रखा है ना, क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट. और माइक्रोवेव का लिख दो, तो माइक्रोवेव का क्या होता है, रडार. रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, टीवी के रिमोट्स में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो यहां पे सब यूज किया जाता है. आप हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कम से कम दो दो यूज जरूर याद करके जाइएगा पेपर में, हाउ टू ओरिजिनेट एंड हाउ व्हाट इज द यूज. ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में किसी एक का दो यूज लिखने को भी आ सकता है, तो इसलिए याद जरूर करके जाइएगा दो दो यूज. ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू वी आई कैप. ठीक है, मतलब x डायरेक्शन में चल रही है वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ड्रॉ द स्केच द शोइंग प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा इसको आप बना दीजिए. ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, वाई एक्सिस पे हो जाएगी आपकी क्या, वाई एक्सिस पे आप डाल देना मैग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड जेड एक्सिस पे आपकी हो जाएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. कोई जरूरी नहीं है आप उसका डायग्राम ड्रॉ ही करोगे, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, how the magnetic magnitude of the electric and magnetic fields related to the velocity of the electromagnetic wave. तो देखो इनके लिए आप कह सकते हो क्या, there is no deflection on electromagnetic wave due to electric and magnetic field because it is a neutral charge. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है बेसिकली. तो हम कह सकते हैं QE must be equal to QVB. नाउ Q से Q कैंसिल हो गया, तो E by B इज इक्वल्स टू वी, और वी यहां पे होता है सी के बराबर. तो बेसिकली ई बाई बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सी. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ई बी एंड सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड. यहां सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
क्लियर है? बोलिए, समझ में आ भी रहा है कि हवा में जा रहा है? भाई देखो, आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो थोड़ा तो हमें स्पीड अप रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है ना। अभी हम लोग चल रहे हैं लगभग 39-40 पेजेस पे और 69 पेजेस हैं, तो एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे इसके लिए हमें। चलिए अच्छा, बट हम कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ना और पेपर में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन एक एक बार तो ट्राई करने हैं कम से कम। चलो क्या लिखा है देखो, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ कनेक्टिंग इट अक्रॉस अ डीसी सोर्स अलोंग विद एन एमीटर, ठीक है। विल द एमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग? यस। क्यों? वाई? ड्यू टू आईडी, बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। इफ सो, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एंड द resulting continuity of current in the circuit? Write the expression for the current inside the capacitor. देखो बच्चे, होगा क्या इसमें, समझ लो इसको ध्यान से। आ, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, ठीक है, तो इसके अंदर जो कहानी बनेगी वो क्या होगी उसको समझते हैं जरा सा। कैपेसिटर के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी जिसको हम क्या लिखते हैं, आई डी इज इक्वल्स टू अपसेलन नॉट ई डी फाइव बाई डी टी। तो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड थोड़े टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग बाय डीसी सोर्स, डी मैग्नीट्यूड of dE by dt will continuous decreasing, बिकॉज जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीजिंग सो दैट डिस्प्लेसमेंट करंट ऑल्सो चेंज इन सर्किट एंड अ कौन सा वो बोला था, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन shows in the ammeter। क्लियर हुआ? बोलिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। जो उनकी प्लेट्स होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा होता है ना, तो धीरे धीरे जब चार्ज उस पर एक्यूमुलेट होता जाता है, होता जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज है वो कम होता जाता है। तो उसका जो रेट अगर कम होता जा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू चेंज, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जो आपका एमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट करंट को जब डिटेक्ट कर रहा होता है तो वो वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। क्यों? हमने ऊपर लिखा था क्या, ड्यूरिंग द चार्जिंग, ड्यूरिंग, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कंडक्शन करंट, तो एमीटर में कंडक्शन करंट आएगी, तो नहीं बेटा, ड्यूरिंग चार्जिंग of capacitor
कंडक्शन करंट इक्वल टू द कौन सी करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस द कंडक्शन करंट विल इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला देखो क्या लिखा है। व्हेन एन आइडियल कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ डीसी बैटरी नो करंट फ्लोस। देखो जब डीसी बैटरी से हम चार्ज करते हैं तो आफ्टर चार्जिंग बाय डीसी बैटरी आफ्टर सम टाइम dE by dt rate of change in electric field becomes zero so that no current flows id is equals to zero। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जीरो हुआ करंट भी सर्किट में क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है ना? व्हेन एन एसी सोर्स इज यूज्ड, तो व्हेन एन एसी सोर्स इज यूज्ड देन dE by dt will not equal to zero। रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से id जो है विल नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? बस यही है, आगे बढ़े, चलो अगला देखो क्या लिखा है। गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम। वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो हमें पता है वेलोसिटीज जो होती हैं वो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेम होती हैं, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू 1:1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। क्यों हो जाएगा बच्चे 1:1? बिकॉज वी नो द ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड वी नो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो सारी के सारे स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो उन सभी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो सबकी रेशियो क्या आएगी? वेलोसिटी की 1 आएगी। क्लियर है? आगे क्या पूछा है? एन एसी सोर्स विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक, आगे देखो क्या लिखा है। हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट करंट बी अफेक्टेड विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। देखो ये याद रखना क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स की। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है ना? और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी के। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है विद द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, तो ऑन 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 डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स देन displacement current will also decreasing। क्लियर है? बोलिए, याद रहेगा? इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर, और ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आधी तो मैंने कई बार लिखा दी है, सिर्फ इसमें अब नया टर्म ऐड हुआ है क्या? फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो इसको ट्राई करो, देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है आपसे। डिस्पाइट द फील्ड डायग्राम of an electromagnetic wave propagating along positive x-axis with electric field along z-axis y-axis, तो बना लेंगे। ऐसे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तीनों का आंसर एक ही है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर वाइडली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। बताओ, कभी हाथ टूटा है? हाथ टूटा है अगर, तो जब एक्सरे कराने जाते हो
तो बेसिकली कौन सी रेज यूज हो रही है? अरे मैंने बोल दिया एक्सरे कराने जाते हो तो एक्सरे ना यूज हो रही है। हाथ की पहले वो अंदर से फोटो खींचता है, उसके बाद आपको डायग्नोस करके बताता है कि कितनी हड्डियां टूटी हैं, है ना। यहाँ पे एक हड्डी होती है जहां तक, और यहाँ पे दो हड्डियां होती है ना। तो वो डायग्नोस्टिक टूल में कौन सी यूज होती हैं? एक्सरे यूज हो रही होती हैं। आगे बढ़े, चलो। नेम द करंट विच कैन फ्लो इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के एब्सेंस में कौन सी करंट फ्लो कर सकती है? तो नाम है उसका क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट याद कर लो, लिख लो क्या? द डिस्प्लेसमेंट करंट कैन फ्लो इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज। ठीक। दूसरा क्या है? विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन रडार। अभी आया था क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है। क्या होगा आंसर? माइक्रोवेव। कौन सी वेव? रेडियो वेव नहीं यूज होती हैं, माइक्रोवेव्स। ठीक है ना? कौन सी वेव? माइक्रोवेव। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। बताओ भैया, अभी अभी हमने बताया था। हाउ 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 कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटिंग चार्ज से कैसे प्रोड्यूस होंगी? तो एक्सेलरेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड changing magnetic field, changing magnetic field, and changing magnetic field changing magnetic field can produce changing electric field, and both can produce electromagnetic wave. ठीक। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर अ वाटर प्योरिफिकेशन। कल वाली क्लास जिसने देखी होगी, कल वाली नहीं, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, शायद कल तो मेरी क्लास हुई नहीं थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज भी ठीक नहीं है, बट ठीक है, फिर भी क्लास ले रहे हैं हम लोग। तो उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, यूवी रेस, अल्ट्रा वॉयलेट रेस। देखते नहीं, अरे आरओ आता है, यूवी यूवी प्रोटेक्शन मिलती है आपको आरओ में। ऐड आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो कभी कभी टीवी देखने से भी हमारी नंबर है वो बढ़ सकते हैं। तो यूवी प्रोटेक्शन है ना, यूवी रेस। आई सर्जरी में ज्यादातर जो हमारी नॉर्मल देखने वाली रेज होती हैं वही यूज होती हैं। यार इसको देख भी लेना एक बार, जहां तक इसका आंसर होगा विजिबल रेस। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। डू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? यस, यस। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देंगे? P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है ना? हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड? अभी अभी हमने निकाला था, E बाई बी इज इक्वल्स टू C से। It is defined as a ratio of electric field vector to the magnetic field vector. क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो, अब हमारी स्पीड बढ़ गई। पहले हमारी स्पीड स्टार्टिंग में स्लो थी, क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चंस को पहली बार कर रहे थे, अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनको हम बार बार लगा रहे हैं, तो याद नहीं होगा तो क्या होगा यार? क्यों नहीं याद होगा? फिर क्यों नहीं याद होगा? लेकिन हाँ, नहीं याद होगा अगर आप बार बार नहीं लगाओगे तो याद करने के लिए आपको बार बार तो लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? बोलिए। और हाँ, जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं वो बाकी वीडियो भी देखिएगा, जिसके अंदर मेरी ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ये नहीं है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि वो वीडियो अच्छा नहीं, उसको 1.5 पे देखना, अपने मतलब की चीजें एब्जॉर्ब करना, क्योंकि अब उन सारे वीडियोस को बना पाना इस फॉर्म में, उतनी बड़ी प्लेलिस्ट को, तो वो पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत पास में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बार ये पूरा लेक्चर सीरीज खत्म करना जरूरी है। तो ईएम वेव हमारा खत्म हो जाएगा मे बी आज, उसके बाद हमारे पास सीधा वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स और कौन सा टॉपिक बचा है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं सॉरी, सेमीकंडक्टर, दैट्स इट। ठीक है ना? चलो अच्छा, इसको बताओ 51 नंबर क्या लिखा है? इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
वाई एक्सिस पे हो जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर याद रखो, सीधा रट्टा मार लो, जेड एक्सिस पे होगा। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है, ये जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़े। वाई आर माइक्रोवेव्स कंसीडर सुटेबल रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशंस। रडार सिस्टम में इसलिए यूज होती हैं ड्यू टू लॉन्ग रेंज, एंड मेन रीजन तो लॉन्ग रेंज होती है, क्योंकि वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है। अब सवाल ये होता है सर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेडियो वेव को क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? क्योंकि इजिली उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, मतलब कोई और पकड़ लेगा, तो हमें ऐसी वेव का इस्तेमाल करना होता है जो दूसरे ना पकड़ पाए। ठीक है ना, तो रेडियो वेव इजिली कैचेबल है, एंटीना लगा के आप दूरदर्शन कैच करा लेते हो। पहले जमाने में जब दूरदर्शन आता था जनरली टीवियों पे, तो लोग क्या करते थे सर, छत पे एंटीना लगाते थे और उस एंटीने से हिलाता था एक बंदा, जाके आया आया, वहां से नीचे नहीं आया, अभी नहीं आया, आ गया। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो रेडियो वेव्स को कैच किया जा रहा है जो एटमॉस्फेयर में घूम रही हो। आप देखते होगे डिश वाली छतरी लगती है, एयरटेल की छतरी, डिश टीवी की छतरी, तो वो क्या कर रही है, वो रेडियो वेव्स को कैच कर रही होती है। ठीक है ना, लेकिन इंफ्रारेड वेव्स को, सॉरी, माइक्रोवेव्स को ऐसे कैच करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज होती है। तो रडार सिस्टम में बेसिकली लॉन्ग रेंज की जरूरत होती है, तो इसलिए हम रेडियो वेव, सॉरी बार बार रेडियो निकल रहा है, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं, चलो अगला देखते हैं। चलो 3 नंबर का, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है 2 नंबर में। अब हम 3 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, देखिए कैसे क्वेश्चन आया है पेपर में और कैसे पेपर में आएगा, ये आपको आइडिया लगेगा। देखो एक क्वेश्चन नहीं आया है 3 नंबर में, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। चलो बताओ क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड of an electromagnetic propagating in north direction of oscillation in up and down direction। ठीक है, describe the direction of magnetic field। देखो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपोगेटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन इन ऑसिलेशन इन अप एंड डाउन डायरेक्शन। समझ रहे बात को? अप एंड डाउन डायरेक्शन का मतलब ये ऐसे जा रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक, तो पूछा है आपका डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स बी वेव्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। आगे क्या पूछा है, अब परपेंडिकुलर में क्या होंगी, तो बेटा परपेंडिकुलर में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी क्या पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सेकंड वाले का क्या पूछा है, आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन आईज। देखो ना माइक्रोवेव ह्यूमन आई से दिखाई देती है ना तो रेडियो वेव दिखाई देती है, तो नो, दोनों ही ह्यूमन आई से डिटेक्टेबल नहीं है। ठीक, आर द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स लॉन्गर और शॉर्टर देन दोज, लॉन्गर होती है कि शॉर्टर होती है, इसको समझ लो। तो हमें पता है GXUV IMR जो आंखों से दिखाई देती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, विजिबल है। हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो फिक्स है, 4000 से 8000, दैट्स इट। ना हम इससे नीचे की देख सकते हैं ना तो हम इसके ऊपर की देख पाते हैं। ठीक है ना, तो अब ये बताओ, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ विल इंक्रीज। तो जो वेवलेंथ होती है वो देखने वाली वेवलेंथ है, विजिबल से क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है, ऑब्वियस है। तो हम क्या लिखेंगे, माइक्रोवेव वेव्स एंड रेडियो वेव्स
हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज देन विजिबल। विजिबल अंडरस्टूड है कि वो ह्यूमन आइज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। राइट द मेन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लाइफ। इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स का यूज कहां होता है? जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है ना उसके अंदर होता है। फोटोग्राफिक प्लेट, गामा रेस का तो हमने बता ही दिया। कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर ट्रीटमेंट गामा रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो कृपया करके इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो। 2025 2024 में आया है। हाउ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस, बताओ। फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, चौथी बार रिपीट हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस होगी? एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हम और भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें और लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप पूरी कहानी लिखोगे। बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर्स, ठीक है। अगला क्या पूछा है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एट एन इंस्टेंट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सॉरी points in west direction, magnetic field vector points at that instant। तो आप लिख सकते हो सेकंड वाले का आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एंड EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, all are mutually perpendicular to each other, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। एट एन इंस्टेंट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आई बात समझ में भाई? साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंड अपवर्ड कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सामने आपकी साइड में और पीछे क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ में क्या चला जाएगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है? आगे बढ़े। एक और पूछा है, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ गामा रेस। तो बेटा इसको आप देख लेना बुक से एग्जैक्टली कि रेडियो वेव की वेवलेंथ होती क्या है और गामा रेस की वेवलेंथ होती क्या है, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए। तो आज के लिए हम बस करते हैं और अगला जो टॉपिक होगा वो अगली क्लास में होगा, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो हम बहुत ज्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, पहले हम एक एक घंटे की क्लासेस करते हैं। और इन वीडियोस को आपको देखने में ही समय लगेगा क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके देखोगे आप तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हाँ अगर आपको समझ में आया और आपके काम का है तो कमेंट करना इस पे, क्योंकि मैंने सुना है कमेंट से रीच थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है, ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे, जिससे ज़्यादातर बच्चे इसको देख सकें और उनका फ़ायदा हो सके पेपर से पहले। चलिए दोस्तों, आज की सेवा समाप्त, कल मिलेंगे, ठीक है। बाय बच्चों।